नमस्कार सभी साथियों। YouTube पर देख रहे सभी दर्शकों, सभी शिक्षाविद, सभी ज्ञान के उपासक और विद्या के विद्यार्थी। आज हम सभी आपके सामने एक पुस्तक लेकर हाजिर हुए हैं। इस पुस्तक का नाम है नैतिक शिक्षा के विविध आयाम। इसका संपादन किया है डॉक्टर शुभदा पांडे जी ने, जो कि एक साहित्यकार भी हैं, साहित्य मर्मज्ञ भी हैं, गज़लकार भी हैं, शायर भी हैं। इनकी शायरियाँ मैंने सुना है, इनके लेखन से ही परिचय मेरा रहा है। आज जो पुस्तक में इनका मेरे सामने है वो है नैतिक शिक्षा के विविध आयाम। इस पुस्तक में इन्होंने नैतिक शिक्षा पर बल दिया है और इन्होंने इसका संपादन किया है। देश भर के विभिन्न विद्वानों ने, शिक्षकों ने और साहित्य मर्मज्ञ के साथ साथ ज्ञान के पुजारियों ने भी इसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराई है, अपने ज्ञान शब्द इसमें अंकित कराए हैं। मैंने भी इसका थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और देखने के बाद बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस पुस्तक के बाद जो मेरी अपनी समझ है वो ये रही कि आज के इस तकनीक के युग में जब हमारे युवा, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ नए नए स्किल, नए नए तकनीक और नए नए ज्ञान से अभिभूत हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में जो चीज़ छूट जा रही है, जो चीज़ अधूरी रह जा रही है, वो है संस्कार और नैतिक मूल्य। इस नैतिक मूल्य के बिना इंसान कितना भी शिक्षित क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, जब हमारे पास नैतिक शिक्षा नहीं है, उस ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास जो नैतिक आचार हैं, नैतिक संस्कार हैं, वो नहीं है, तो सारा ज्ञान धराकलता रह जाता है। कहा जाता है कि एक अच्छा उपदेश वाणी से नहीं होता है, बल्कि आचरण से होता है। आचरण ही इंसान को महान बनाता है। आज इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लगा कि कहीं ना कहीं डॉक्टर शुभदा पांडे के मन में वो संकल्पना रही होगी, हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे, ये संकल्पना रही होगी कि जो नैतिक मूल्य है, जो हम परंपराओं के रूप में पहले बचपन में कहानी, दादी नानी और माता पिता पौराणिक कहानियाँ, आध्यात्मिक कहानियाँ, महापुरुषों के बारे में, जीवन के आचार विचार, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बड़ों से व्यवहार करना चाहिए, कैसे शिक्षकों से व्यवहार करना चाहिए, शिक्षकों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य हो सकता है, इन सबको वो समझ पा रही होंगी। और वो आज के जो युवा पीढ़ी है, जो आज की आने वाली पीढ़ी है, उनसे जोड़ना चाह रहे होंगे कि उन परंपराओं का संवहन सम्यक रूप से होता रहे। तो अब तो सीधे सीधे मैं चलना चाहूँगा, अधिक समय न लेते हुए सीधे मैम के पास, कि इस पुस्तक को लेकर के आपके मन में संकल्पना कहाँ से उभरी, क्या सोच थी आपकी इसके पीछे? नमस्कार डॉक्टर सुमित। इस पुस्तक की संकल्पना मुझे गुजरात की सरजमी पे हुई, जिन दिनों मैं राजकोट में थी जी। और निश्चित रूप से हमारे मन में एक प्रश्न उठा करता था कि एक समय था जब हम इस बात के लिए दुखी होते थे कि हमारे समाज में शिक्षा के प्रतिशत कम है। हम उसके प्रति जागरूक हुए, हमने घर घर शिक्षा पहुँचे, हर कोई शिक्षित हो, स्त्रियों की शिक्षा हो, और इसको ध्यान में रखते हुए आज हमारे हर छोटे छोटे गांव में भी कॉन्वेंट स्कूल आपको देखने को मिल जाएंगे। शिक्षा की कुछ न कुछ विधि विधान वहाँ आपको प्रस्तुत मिल जाएंगे। लेकिन बाद में अब एक दूसरी समस्या प्रकट होकर आई। क्या? आज हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के बाद ये देख रहे हैं कि पहले आदमी अशिक्षित था तो उसके अंदर मानवता थी, नैतिकता थी, वो कहीं ना कहीं से इस शिक्षा को अपने पुरखों की विरासत में, अपने गांव गिराव में, अपनी मंडली में, अपने समाज में, अपने कुएं, अपने पोखर पर इसका अध्ययन, इसका पठन पाठन कर लेता था। लेकिन जैसे ही हमने किताबी शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाया, आदमी के अंदर का आदमी कहीं खोता गया। और आज हम जिस आदमी की खुशी के पैमाने पे नापने की बात करते हैं कि आदमी आज क्यों दुखी है, तो उस खुशी के पैमाने को नापते हुए हम ये देखते हैं कि आज उसके दुख का कारण शिक्षा की अशिक्षा नहीं, बल्कि शिक्षा से प्राप्त अशिक्षा। तो इसमें हमारी ये कोशिश रहे कि हम इन चीजों को तलाशें कि आखिर हम कहाँ कहाँ भटके, आखिर वो कौन से ऐसे बिंदु थे जो हमें हमारे राह से गुमराह कराए। और इस तलाश में हमने विश्वविद्यालय के आचार्यों से लेकर के और छोटे वर्ग के अध्यापकों तक, साहित्यकारों के ऊंचे कलम से लेकर के और कुछ नवोदित लेखकों तक हमने जाने की कोशिश की।
समाज सेवियों में हमने एक छोटी सी संस्था चॉकलेट पे चर्चा इसकी इसकी भी पड़ताल की, क्योंकि ये संस्था बच्चों में देश के स्वतंत्रता प्रेमियों और देश के स्वाभिमान प्रेमियों के इतिहास से जोड़ती है, जो प्रतिदिन संडे को अपने घर बच्चों को बुला करके इन कथानकों से बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य और विशेष रूप से राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों का विकास करती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके मैंने देश के कोने कोने से, लगभग देश के हर प्रांत से मैंने आलेखों को आमंत्रित किया। केरला से यदि प्रोफेसर तंग मणियम्मा शामिल हुई, तो तमिलनाडु से के सुलोचना जी ने भी अपना लेख दिया, पार्वती जी ने, चिन्नम्मा जी ने, सब ने अपना लेख देख करके हमें एक तरह से समृद्ध किया इस पुस्तक के लिए। बिहार से, छत्तीसगढ़ से, आसाम से, मेघालय से एक बड़ी अच्छी बात लेकर के वहाँ के राइटर जो हैं उन्होंने, अवधेश कुमार अवध जी ने एक बड़ी अच्छी बात लेकर के ऊपर आए कि मेघालय में स्त्रियों के लिए जो है वो स्वर्ग है। इस अपने आलेख में उन्होंने ये कहना चाहा कि भाई मेघालय में स्त्रियों को जितनी स्वतंत्रता और जितना सुख, जितनी उनको उनके हर एक चीज पर जो सुरक्षा है, अगर वो स्त्रियों को उपलब्ध हो जाए तो मेघालय तो स्वर्ग है ही, हर जगह की स्त्री भी स्वर्ग ये अनुभूत कर सके। तो इस तरह से विविध आयामों को मैंने कोशिश की कि मैं इसमें डालूं, और इन सारे प्रयासों के बाद मुझे बड़ी संतुष्टि मिली इसको लेखन में, और ये सारी मुझे खुशी है कि मैं इन सारी चीजों को, इसकी पांडुलिपि को लेकर के मैं द्वारिका गई और द्वारिकाधीश जी को मैंने, अरे वाह क्या बात है। हाँ। तो मैं भी देख पा रहा हूँ मैम, यहाँ पर अभी आपने सब बताया भी, और मैं कंटेंट देख पा रहा हूँ लिस्ट। तो कुल 36 राइटर्स ने लिखा है जी, देश भर के विभिन्न राज्यों के विभिन्न वैचारिक संजीवनी बूटी आप लेकर यहाँ पर आपने एकत्र किया है, जमाया है। निसंदेह अब ये संजीवनी बूटी यहाँ से प्रकाशमान होकर के इस पुस्तक के रूप में हर एक के ज्ञान चक्षु को खोलने का काम करेगी। इसमें मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि आपने जैसे कोने कोने से राइटर्स को आप नाम आमंत्रित भी किया है, ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सबके विषय भी कुछ मैंने किसी भी विषय की पुनरावृत्ति नहीं की है। सब एक मौलिक विषय। उसी में देखिए गुजरात की चित्रकारा है, उन्होंने एक बहुत अच्छा विषय कि नशाखोरी ही अनैतिकता की जननी है। एक उनका भी विषय मुझे अच्छा लगा। एक महिला कर्नाटक से अपना एक आलेख भेजती हैं कि विधवा आश्रम हमारे समाज के लिए कितना बड़ा कलंक। आपने प्रोफेसर नित्यानंद पांडे जी की भी एक स्मृति को इसमें संकलित किया है, इसमें वो मुझे बेहतरीन आकर्षित कर रही है, वो है बाबा माई की संवेदना जी। यह बिल्कुल नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ लेख होगा, सूरीनाम की स्मृतियाँ जी जी। और उसके नीचे योगेश श्याम पांडे जी का जो है लेख है, शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश आज की आवश्यकता, जिसके बारे में बात कर रहा था शुरुआत में ही। और यहाँ पर डॉक्टर सुमित, मैं एक बात और यहाँ पर रखना चाहूँगी कि मुझे जहाँ तक आभास है कि आपको भी ये प्रतीत हुई होगी कि नैतिक शिक्षा हम लोग को जो बचपन में मिली वो हम लोग को विशेष रूप से किताबों से कुछ खास नहीं मिली। हम तो अपने पुरखों और अपने बड़ों की गोद में शुद्ध परंपरा के तहत हमने नैतिक शिक्षा प्राप्त की। और जैसा कि मेरी एक अवधारणा, एक मेरी मौलिक अवधारणा है कि एक अध्यापक और कुछ नहीं करता है, अपने ही जैसे बहुत से अध्यापक पैदा करता है। ये मेरी अपनी सोच है कि एक अध्यापक का व्यक्तित्व और कृतित्व जैसा होगा, उसके शिष्यों में वो ढलता जाएगा। वही जैसा मैंने कहा कि जो एक अच्छा उपदेश जो होता है जी, वो वाणी से नहीं आचरण से होता है। और एक बेहतरीन शिक्षक यही काम करता है, वह केवल उपदेश ही नहीं देता है, वह अपने आचरण के जरिए वो चारित्रिक विकास अपने शिष्यों में, अपने छात्रों में करता है जी। मैं इसको एक वाक्य में कहना चाहूंगी कि कोई भी छात्र अध्यापक से तो पढ़ता ही है, अध्यापक को भी पढ़ता है जी। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात। और एक और मैं देख पा रहा हूँ, 2 और लेखों की चर्चा मैं करना चाहूंगा। इसमें इस पुस्तक में 2 लेख, एक में लिखा है पुराणों में नैतिक शिक्षा जी। आरूढ़ी कथा के संदर्भ में हमने बचपन में आरूढ़ी की कहानी पढ़ी थी, जो मेड़ पर बैठ गया था। क्या वही कहानी है? जी हाँ, ये वही कहानी है कि गुरु भक्ति क्या होती है। हाँ। और ये कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों को दिखाता है, क्योंकि हम अगर अपने जड़ों, हम जरूर, जाहिर सी बात है, हम हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे अधिक गुणवान हो, हमसे अधिक शिक्षित हो, हमसे अधिक सामर्थ्यवान हो, ये हम सभी चाहते हैं एक शिक्षक के रूप में। लेकिन इन सब के बीच में एक पहलू है,
अगर हमारे आने वाली पीढ़ियां सशक्त हो गई, हमसे ज्यादा गुणवान हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर अहंकार हो जाए, उनके अंदर हमारे जो सम्मान का भाव बना रहे, यही नैतिक शिक्षा है। विद्या ददाति विनयम, ये हमारा सूत्र है जी। ये तो हमारे विद्या का सूत्र ही है। और दूसरी जो है डॉक्टर श्वेता द्विवेदी ने लिखा है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर है। क्या बात है, बहुत अच्छी। यानी कि जो काम, ये प्रोफेसर हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी में, मैंने मिजोरम यूनिवर्सिटी से इनको जोड़ा है। और जरूर जाहिर सी बात उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया होगा कि जो हमारे अंदर के जो विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनका उन्होंने जिक्र जरूर किया होगा, क्योंकि यही विकार है जो हमारे दुश्मन के रूप में, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में हमारे साथ अंदर मौजूद रहते हैं और हमारा नुकसान करते हैं। मुझे विश्वास है कि हम लोगों ने प्रथम बैठक में काफी चर्चा कर ली है और हम अब समापन की ओर चले। दूसरी बैठक में हम फिर इसकी अपनी बात को लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुझे यहाँ पर मैं एक संपादक की कलम से, जैसा कि आपका कलम है, मुझे यहाँ पे 4 लाइन मिल रहा है और इसी नोट पर मैं इस बात को अंतिम दिशा की ओर ले जाना चाहूँगा। आज के इस जो भी हम चर्चा कर रहे हैं इस पुस्तक पर, इसमें आपने लिखा है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत श्याम उदार चैतानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारेषु पुण्याय पापाय परपीडनं। इस बात का आपने जिक्र यहाँ पे किया है। साथ ही अगर हम इस चर्चा का अगर अंत कर रहे हैं तो आपके आभार से अंत करना चाहेंगे, जो आपने आभार में एक 4 लाइन लिखी है श्री शिव मंगल सिंह सुमन की इन चंद अनमोल पंक्तियों के साथ स्वागत है। तो आपने इसमें लिखा है उनको उद्धृत करते हुए कि जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडंड लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाण, जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। बस बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं ये जरूर बताना